नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन वगैरह का पालन कर रहे होंगे, मास्क लगा रहे होंगे, सैनिटाइज़र वगैरह लगा रहे होंगे, हाथों को बार बार धो रहे होंगे। ठीक है, और कितने मिनट तक धोना है ये तो आपको पता ही होगा। तो आइए देख लेते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने पढ़ लिया था मगध साम्राज्य के इतिहास तक, और हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से अंतिम नंद शासक धननंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की नींव रखते हैं। ठीक है, चाणक्य जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है और चाणक्य भी कहा जाता है। तो वो बहुत बड़े किरदार हैं मौर्य वंश की स्थापना में और उसके उत्थान में। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग मौर्य वंश का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, जिन स्रोतों से उस काल के इतिहास की जानकारी मिली है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि इतिहास जानकारी के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है आपका साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। अब हम लोग सबसे पहले जो है साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि किन साहित्यिक स्रोतों से, कौन से ग्रंथ हैं, कौन से आपकी पुस्तकें हैं जिनसे मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो पहले वीडियो में हम लोग साहित्यिक साक्ष्य पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों की ओर चलेंगे, जिसमें हम लोग अशोक के जो शिलालेख हैं वो भी बहुत प्रकार के हैं तो उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उसके बारे में देखेंगे और भी बहुत सारे अभिलेखों के बारे में देखेंगे। ठीक है, थर्ड वीडियो में हम लोग जितने भी शासक हुए हैं मौर्य वंश के, आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है, इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद सबसे अंतिम वीडियो आएगा जिसमें हम लोग मौर्य काल की राजनीतिक संरचना, सैन्य संरचना, सामाजिक संरचना, धर्म, कला और संस्कृति, व्यापार वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूँ। स्रोतों को देखें तो इसमें दो स्रोत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहला है आपका कौटिल्य या फिर चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, कुछ भी कह सकते हैं इनको, इनका अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र में जो है आपका उस समय के राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य की चर्चा की गई है, विभिन्न प्रकार की नीतियों की चर्चा की गई है। इसमें 15 अधिकरण हैं और सबके विषय अलग अलग हैं। ठीक है, किस प्रकार से राजा को शासन चलाना चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब का वर्णन उसमें किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा है दूसरा आपका मेगास्थनीज का इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है आपका मौर्य काल के इतिहास की जानकारी के लिए, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर आपका विभिन्न यूनानियों का वर्णन है, विभिन्न विदेशी यात्रियों का वर्णन है, जिसमें स्ट्रैबो है, प्लिनी है, जस्टिन है। ठीक है, और भी बहुत सारे आपके विदेशी लेखक हैं जिन्होंने मौर्य काल के इतिहास के बारे में लिखा है। ठीक है, बहुत सारे उसमें सिकंदर के साथ भी आए थे और सिकंदर के साथ आए इतिहासकारों के वर्णन से भी अन्य लोगों ने प्रेरित होकर के बहुत सारे ग्रंथ या फिर इतिहास इसके लिखे हैं इस काल के। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे बृहत कथा मंजरी के बारे में, इसके अलावा कथा सरितसार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आइए देख लेते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में। सबसे पहला है अपना अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य कहिए, चाणक्य कहिए या फिर विष्णुगुप्त कहिए, तीनों इन्हीं का नाम है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि विष्णुगुप्त किन्हें कहते हैं, कौटिल्य किन्हें कहते हैं। ठीक है, और अलग अलग ऑप्शन देता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो उसमें चाणक्य नहीं देगा, कौटिल्य नहीं दे देगा, विष्णुगुप्त दे देगा। तो वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, और इन्हें जो है भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। मैकियावेली कौन थे? तो मैकियावेली जो थे वह इटली के प्रसिद्ध उपन्यासकार कहिए, दार्शनिक कहिए, चित्रकार कहिए या फिर नाटककार कहिए। ठीक है, वो बहुत बड़े विद्वान थे इटली के, इसलिए जो है, और उन्होंने 1513 में द प्रिंस नाम से एक
उपन्यास की रचना की थी जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो जैसे इटली में मैकियावेली है वैसे ही भारत में इनको चाणक्य को माना जाता है, इसलिए चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा गया है। ठीक है, देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है उसमें अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स और लोक प्रशासन की चर्चा की गई है। ठीक है, और यह जो है इन विषयों पर प्रथम प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो इसमें 15 अधिकरण है जिसको भाग कहते हैं, 180 जो है आपके प्रकरण हैं जो कि उपभाग हैं, और 6000 टोटल श्लोक इसमें हैं। ठीक, और यह जो लिखा गया है वह अन्य पुरुष शैली में लिखा गया है, यानी कि थर्ड पर्सन शैली में लिखा गया है। हम लोग जानते हैं आपका प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और उसके बाद आपका अन्य पुरुष होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका अन्य पुरुष में लिखा गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम लोगों ने पढ़ा है अंग्रेजी में भी, तो थर्ड पर्सन शैली में यह लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रकाशन जो है वह डॉक्टर श्याम शास्त्री ने 1909 में करवाया था। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1909 में डॉक्टर श्याम शास्त्री ने इसका प्रथम बार प्रकाशन करवाया था अर्थशास्त्र का। ठीक, अब देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र के 15 अधिकरण कौन कौन है देख लेते हैं। पहला जो अधिकरण है उसका नाम है विनयाधिकारिक। विनयाधिकारिक, इसमें क्या दिया हुआ है? तो राजा के विनय, अनुशासन एवं सामान्य व्यवहार वगैरह के बारे में इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, कि राजा किस प्रकार से अनुशासित हो, राजा किस प्रकार से विनम्र हो, और राजा का सामान्य व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए जनता के साथ, उसके अधिकारियों के साथ, अपने मित्र देशों के साथ, शत्रु देशों के साथ, इन सब का वर्णन इसमें किया गया। ठीक है, दूसरा जो अधिकरण है उसे कहते हैं अध्यक्ष प्रचार। ठीक है, इसमें 26 प्रकार के अध्यक्षों का जिक्र है। ठीक है, जैसे आपके सीता अध्यक्ष थे, पूतन अध्यक्ष थे, इस प्रकार से अन्य अध्यक्ष होते थे जो कि विभिन्न विभागों के प्रमुख होते थे, तो उनका जिक्र इसमें किया गया है। ठीक है, अनेक कार्य तथा विभागों का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं धर्मस्थीय। यह जो है आपका दीवानी न्यायालय एवं उसके संगठन और कार्यों का जिक्र इसमें किया गया है। दीवानी न्यायालय कौन होता है? जो कि छोटा मोटा झगड़ा निपटाता है, जैसे भूमि विवाद हो गया, फिर आपका बाकी आस पड़ोस से झगड़ा हो गया, तो इस प्रकार का जो विवाद होता है उसको दीवानी विवाद कहते हैं, और उसके लिए दीवानी न्यायालय अलग से होता है। फौजदारी न्यायालय भी एक होता है जिसमें आपका किसी का कत्ल हो गया, मर्डर हो गया, या फिर हिंसा हो गई, तो इस प्रकार का जो आपका होता है उसको हम लोग फौजदारी न्यायालय में रखते हैं। अभी भी जो है आपका दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय होता है। ठीक है, तो आपका जो है धर्मस्थीय जो है वह दीवानी न्यायालय, उसके संगठन तथा कार्यों के बारे में है। इसके बाद है आपका चौथा अधिकरण, वो है आपका कंटक शोधन। इसमें आपका फौजदारी न्यायालय, उसके संगठन, कार्य तथा उसके द्वारा दिए जाने वाले दंडों का जिक्र है। ठीक, नेक्स्ट है आपका योग वृत्त। तो योग वृत्त में राजा के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, राजा के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये उसका जिक्र है इसमें। और जो आपके अधिकारी राजा के प्रति अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं करते हैं, उनसे कि राजा किस प्रकार से निपटे, उसकी चर्चा इसमें की गई है। किसमें? योग वृत्त में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना छठा मंडल योनि। मंडल योनि में राजा के सप्तांगों का वर्णन है, मतलब 7 अंगों का वर्णन है। ठीक है, राज्य के 7 अंग होते हैं अर्थशास्त्र के अनुसार। ठीक है, और वो क्या क्या होते हैं हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं साडगुण्य। नेक्स्ट है हमारा 7वां जो अधिकरण है वह है आपका साडगुण्य। इसमें 6 तत्वों का जिक्र है। संधि यानी कि किसी से मेल मिलाप, जो संधि आप जानते होंगे, समझौता संधि जो शत्रु देश के साथ किया जाता है या फिर मित्र देश के साथ किया जाता है। ठीक, विग्रह, विग्रह मतलब कि किसी से अलग होना। ठीक है, किसी देश से अलग होना, किसी मित्र राज्य से अलग होना, तो उसको विग्रह कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यान, आसन, संशय और द्वैधी भाव से युक्त विदेश नीति का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, तो मुख्यतः याद रखिए कि 6 विषय हैं इसमें, और विदेश नीति का इसमें वर्णन किया गया है साडगुण्य में। नेक्स्ट है आपका व्यसनाधिकारी। तो राज्य में जितने प्रकार के व्यसन हो सकते हैं, दुर्गुण हो सकते हैं, उसका जिक्र इसमें किया गया है व्यसनाधिकारिक में। नेक्स्ट है अपना अभियास्यत कर्म। अभियास्यत कर्म। ठीक,
तो यह जो है दूसरे राज्यों पर आक्रमण से जुड़े विविध पहलुओं के बारे में इसमें जिक्र किया गया है कि दूसरे राज्य पर यदि आक्रमण करना है तो किस प्रकार की नीति होनी चाहिए, क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, किस प्रकार से अपना सैन्य संगठन करना चाहिए, इस प्रकार का जिक्र इसमें किया गया है। आगे देख लेते हैं सांग्रामिक के बारे में। तो इसमें जो है युद्ध संबंधी विजयी नियमों की रणनीतियों का विवेचन किया गया है कि यदि युद्ध हो रहा है तो उस समय कौन सी ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे हमारा विजय सुनिश्चित हो सके। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना संघ वृत्त। संघ वृत्त, जो संघ का मतलब होता है मित्र, तो मित्र राज्यों में आपसी फूट डालने के क्या तरीके होने चाहिए, इसका जिक्र इसमें किया गया। जैसे भारत का शत्रु कौन है, आपका चीन है, आप कह सकते हैं पाकिस्तान है, और फिलहाल जो है नेपाल भी हो गया है। तो वो आपस में क्या है, मित्र देश बने हुए हैं। तो उनके बीच में आपस में फूट कैसे डालें, नेपाल को क्या कहें कि वो भैया चीन से अलग हो जाए। तो इस प्रकार का जो होता है, अब उधर अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका और इजराइल एक दूसरे का कट्टर मित्र है। ठीक है, तो किस प्रकार से उन दोनों में फूट डाला जाए, इस प्रकार की रणनीति इसमें दी हुई है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आबलियस। आबलियस का मतलब होता है कि कमजोर राजा द्वारा शक्तिशाली राजा के आक्रमण से बचने के उपाय जो है इसमें सुझाए गए हैं कि भैया कोई कमजोर राजा है, उस पर कोई शक्तिशाली राजा आक्रमण कर देता है तो वह कमजोर राजा क्या क्या उपाय कर सकता है उस आक्रमण से बचने के लिए, या फिर अपने आप को, अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो दुर्ग लंबोपाय। दुर्ग लंबोपाय में दिया हुआ है कि शत्रु देश का कोई दुर्ग है तो उस पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है, उसको कैसे तोड़ा जा सकता है। ठीक, कब्जा कैसे किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं औपनिषदक। औपनिषदक में जो है विभिन्न प्रकार की औषधियों के कार्य दिए हुए हैं, उनकी विशेषताएं दी हुई है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के मंत्रों का महत्व, रहस्य और उनको अमल में लाने का उपाय भी बताया गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो तंत्र युक्ति है। तंत्र युक्ति में जो है अर्थशास्त्र में उल्लिखित नियमों का विवेचन किया गया है। ठीक, ये आपके टोटल 15 अधिकरण हैं जो कि अर्थशास्त्र में दिए हुए हैं। अधिकरण का मतलब होता है भाग, तो अर्थशास्त्र के 15 भाग हैं, याद रखिएगा। ठीक, अब इसके बारे में और जो पॉइंट है कि इसमें जो है किसी मौर्य शासक का नाम नहीं दिया हुआ है, किसी भी मौर्य शासक का नाम इसमें उल्लिखित नहीं है। इसके अलावा मौर्यों की जो राजधानी थी पाटलिपुत्रा, इसका भी कहीं भी जिक्र इसमें नहीं किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यह जो है सैन्य एवं नगर प्रशासन पर भी मौन है, मतलब सैन्य प्रशासन किस प्रकार से होना चाहिए, नगर का प्रशासन किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में भी इसमें कोई चर्चा नहीं की गई है। यह जो है राजनीति शास्त्र की एक सामान्य पुस्तक है, राजनीति शास्त्र की पुस्तक है और इसका विषय क्या है, राजनीति शास्त्र है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो 4वीं शताब्दी ईस्वी में मुद्रा राक्षस नामक नाटक था, जो कि आपका विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था नाटक मुद्रा राक्षस। इसमें जो है आपका कौटिल्य द्वारा नंद वंश की सत्ता समाप्ति किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराई गई थी उसका जिक्र किया गया है। ठीक है, कि नंद वंश की सत्ता पलटने में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता किस प्रकार से ली और धननंद को किस प्रकार से पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की, इसका जिक्र कहाँ मिलता है, तो मुद्रा राक्षस में मिलता है। ठीक है, जो कि आपके विशाख दत्त की रचना है और यह 4वीं शताब्दी ईस्वी की रचना है, ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी की रचना है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और देख लेते हैं जो हमारा सप्तांग सिद्धांत दिया हुआ था, कहाँ पर दिया हुआ था, आपका मंडल योनि में दिया हुआ था सप्तांगों के बारे में। तो वो 7 अंग कौन कौन होते हैं हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आपका 7 तत्व है। पहला है आपका स्वामी। स्वामी का मतलब होता है राजा और यह जो है सिर के समान है, आपके सिर के समान। ठीक, आगे देख लेते हैं राज्य के सिर के समान। दूसरा है आपका अमात्य। अमात्य विभिन्न प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे जिनके बारे में हम लोग जब प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे, राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे मौर्य काल का, तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, और यह जो है अमात्य को आंखें कहा गया है, राज्य का आंख कहा गया है और ये जो होते थे योग्य अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जनपद या फिर राज्य का क्षेत्र। जितना भी राज्य क्षेत्र है उसके बारे में उसको जनपद कहा गया है और उसकी तुलना जंघा से की गई है, आपके जो जंघा है उससे इसकी तुलना की गई है। ठीक, आगे देख लेते हैं दुर्ग या फिर किला। जो राज्य का दुर्ग है या फिर किला है उसको राज्य का बाह बताया गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं कोष
या फिर धन, जो राजा का अपना कोष है, राजा का जो खजाना है, उसको बताया गया है राजा का मुख बताया गया है, ठीक है, राज्य का मुख। और उसके बाद दंड, दंड का मतलब होता है सेना, सेना को राज्य का मस्तिष्क बताया गया है, ठीक। और मित्र, मित्र देश जो है उनको राजा का कान बताया गया है, ठीक। तो इस प्रकार से राज्य की तुलना एक शरीर के, राज्य को एक शरीर माना गया है और उसके विभिन्न अंगों का जिक्र इसमें किया गया है, 7 अंगों का, और उसी को सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र के अनुसार कहते हैं, ठीक। अब इसमें जो है विभिन्न तीर्थों का भी जिक्र है, तो इसमें टोटल 18 तीर्थों का जिक्र है। तीर्थ कौन होते थे? अधिकारी हुआ करते थे, जिनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे, तो ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि टोटल 18 तीर्थों का विवरण इसमें है, ठीक। इसके बाद है आपका गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष जो है वो गुप्तचर होते थे। गूढ़ पुरुष, गूढ़ का मतलब वैसे भी होता है जो चीज़ छुपा हुआ हो, ठीक है, तो हिडन चीज जो भी हो। तो गूढ़ पुरुष जो थे वह रहस्योद्घाटन का काम करते थे, गुप्तचरी का काम करते थे, ठीक है। और गुप्तचर व्यवस्था का सर्वप्रथम वर्णन जो है भारत के इतिहास में इसी पुस्तक में मिलता है, अर्थशास्त्र में। तो ये भी याद रखिएगा। और गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो महामात्यप सर्प कहा जाता था। महामात्यप सर्प गुप्तचरों को कहा जाता था। आगे देख लेते हैं जहाज रानी। तो सर्वप्रथम जो है जहाज रानी का भी उल्लेख इसी में दिया हुआ है और ऐसा कहा गया है कि जहाज रानी पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। जहाज रानी कहने का क्या मतलब? जो आपके शिप होते हैं, कौन से? पानी में चलने वाले जहाज जो होते हैं, उनके बारे में, ठीक। आगे देख लेते हैं शूद्रों के बारे में। कौटिल्य ने सर्वप्रथम शूद्रों को आर्य कहा है, ठीक है। कौटिल्य ने ही सर्वप्रथम शूद्रों को आर्य कहा है और इस प्रकार उनको ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के समान जो है सेना में भर्ती होने की छूट भी प्रदान की है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं दास प्रथा के बारे में। तो इन्होंने जो है 9 प्रकार के दासों का वर्णन अपने अर्थशास्त्र में किया है, जिसमें अरहितक नाम का जो दास हुआ करता था वह अस्थायी दास हुआ करता था। बाकी और दासों के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा भू राजस्व के बारे में इन्होंने कहा है कि भू राजस्व जो है वह उपज का 1/6 भाग लेना चाहिए, ठीक है। और आप देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में हम लोग देखेंगे तो पूरे प्राचीन भारत के इतिहास में जो आपका उपज का 1/6 भाग था वही आपका इसके कर के रूप में लिया जाता रहा है, भू राजस्व के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा अर्थशास्त्र के बारे में, जिसकी रचना कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य ने की थी। अब हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे जैसे बाकी सारी व्यवस्थाएं पढ़ेंगे वैसे वैसे इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ते जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ विदेशी नागरिकों का वर्णन या फिर विदेशी यात्रियों का वर्णन जो है, या फिर विदेशी लेखकों का वर्णन, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तो है इंडिका, उसके बारे में हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अभी दूसरे लेखकों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है अपना स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था जियोग्राफिका और यह जो है 17 खंडों में लिखा गया है। 64 ईस्वी पूर्व से 19 ईस्वी पूर्व जो है स्ट्रैबो का कालखंड है। और इन्होंने वर्णन किया है किस चीज का? तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त के मौर्य के विवाहिक संबंधों के बारे में इन्होंने जिक्र किया है, ठीक है। इसके अलावा महिला अंगरक्षकों की नियुक्ति, जैसा मैंने बताया था कि महिला अंगरक्षकों की नियुक्ति होने लगी थी और ये किसका प्रभाव था? तो ईरानियों का प्रभाव था, या फिर आप सिकंदर का प्रभाव कह सकते हैं, यूनानियों का प्रभाव कह सकते हैं। तो महिला अंगरक्षकों के बारे में भी इन्होंने लिखा है। और ये किससे प्रेरित हुए थे? तो सिकंदर और सिकंदर काल के जितने इतिहासकार थे या फिर जो आपका मेगास्थनीज का वर्णन है उसी से प्रेरित होकर के इन्होंने अपना ये पुस्तक लिखा था ज्योग्राफी का। आगे देख लेते हैं डियोडोरस के बारे में। तो इसका जो कालखंड है वह 1वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व है, ठीक, याद रखिएगा। और सबसे प्रारंभिक भारत विषयक जो भारत के विषय में जो सबसे पुराना यूनानी विवरण है वह यही है, किसका? डियोडोरस का है, ठीक। आगे देख लेते हैं प्लिनी ज्येष्ठ। बहुत जगह प्लिनी मिलता है, कहीं प्लिनी ज्येष्ठ मिलता है, ठीक है। तो यह 1वीं शताब्दी के हैं, जो कि 75 ईस्वी के आसपास का यह रचना है, ठीक। और यह जो है आपका नेचुरल हिस्ट्री इसका नाम था और उसमें भारत का विवरण किया गया है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? प्लिनी थे
और यह प्रथम शताब्दी ईस्वी की यानी कि 75 ईस्वी की रचना है। ठीक, आगे देख लेते हैं एरियन के बारे में। तो इसका नाम जो है एरियंस इंडिका भी इसको कहा जाता है। इसके किताब का जो नाम है एरियंस इंडिका भी कहा जाता है, क्योंकि मेगास्थनीज के इंडिका का एक प्रकार से नकल है या फिर उसी से प्रेरित है। ठीक है, और एरियन का जो कालखंड है वह 130 से 172 ईस्वी है, और इसने जो है भारतीय भूगोल एवं सामाजिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया है। भारतीय भूगोल का वर्णन किया है, इसके अलावा उस काल के भारतीय सामाजिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया है। किसने? एरियन ने किया है। और ये जो है नियार्कस, मेगास्थनीज तथा ग्रीक भूगोलज्ञ एरिस्टोस्थनीज से प्रेरित थे, और एरिस्टोस्थनीज का जो कालखंड बताया जाता है वह 276 से 195 ईस्वी पूर्व बताया जाता है। तो ये प्रेरित थे किससे? आपका मेगास्थनीज से प्रेरित थे। नियार्कस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि नियार्कस जो था वह सिकंदर का जल सेनापति था। जब सिकंदर लौटने लगा था तो अपने सेना को 2 भाग में बांट दिया था, और एक भाग को जो है जल मार्ग से भेज दिया था, और उस सेना का नेतृत्व किसको दिया था? नियार्कस को दिया था, इसलिए उसको जल सेनापति कहा जाता था। तो नियार्कस से प्रेरित था, मेगास्थनीज से प्रेरित था, और एरिस्टोस्थनीज से प्रेरित था। कौन? एरियन। ठीक, आगे देख लेते हैं प्लूटार्क का विवरण। तो प्लूटार्क जो है उसने सिकंदर के जीवन का वर्णन किया है। इसके अलावा इसी में जो है, इसी के किताब में आपका चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा गया है। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस कह सकते हैं, कहा गया है। और सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। यह बहुत बार पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, किसका नाम? आपका सेंड्रोकोटस याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, और सबसे पहले जो है विलियम जोन्स ने यह बढ़ा था। ठीक है, और जस्टिन इसके बाद देख लेते हैं। तो जस्टिन ने क्या किया है कि द्वितीय शताब्दी का पहला तो इसका कालखंड था वो द्वितीय शताब्दी था, और इन्होंने जो है सार संग्रह लिखा है। ठीक है, सार संग्रह जिसको अंग्रेजी में एपिटोम कहा जाता है वो लिखा है, और इसमें जो है इन्होंने सिकंदर के अभियानों का जिक्र किया है, चंद्रगुप्त की सत्ता प्राप्ति किस प्रकार से हुई थी उसका जिक्र किया है, और उत्तर पश्चिम भारत से किस प्रकार से यूनानी सत्ता की समाप्ति हुई थी। ठीक है, और उसमें चंद्रगुप्त की क्या भूमिका थी इसका वर्णन इन्होंने किया है। किसने? जस्टिन ने किया है। और कई बार कई किताबों में मिलता है कि जस्टिन जो था वह आपका हेलेना का पुत्र था। ठीक है, हेलेना का चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं, उससे पहले जो उसकी शादी हुई थी उससे पुत्र था जस्टिन। ठीक है, हेलेना का पुत्र, यानी कि आपका सेल्यूकस निकेटर का नाती था। ठीक, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देख लेते हैं किसके बारे में? मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में और कुछ और महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में। ठीक है, आइए। आइए अब देख लेते हैं मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में। ठीक है, तो मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और 304 से 299 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वह रहा था। और उसने जो है विभिन्न प्रकार का वर्णन किया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, राजधानी पाटलिपुत्रा के बारे में, और भी बहुत सारे वर्णन उसने किए हैं। हालांकि इंडिका जो है अभी मूल रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन विभिन्न लेखकों ने, जैसा मैंने आपको बताया था, जस्टिन है, स्ट्रैबो है, प्लिनी है इत्यादि ने क्या किया है, चंद्रगुप्त ये आपका मेगास्थनीज की इंडिका के जो उदाहरण हैं उनको लेकर के बहुत सारे साहित्य की रचना की है। तो उनसे हमें इंडिका के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि डॉक्टर स्वानवेग ने सर्वप्रथम 1846 में इंडिका के सभी उद्धरणों को प्रकाशित करवाया था। ठीक है, तो मूल रूप में तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके जितने भी उद्धरण है, उससे उल्लिखित जितनी भी बातें हैं, उनका प्रकाशन जो है आपका डॉक्टर स्वानवेग ने कराया था 1846 में। ठीक है, तो उससे हमें इंडिका के बारे में पता चलता है। आगे 1891 में मैक्रिंडल महोदय ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं मेगास्थनीज की इंडिका से कुछ प्रमुख जो विवरण प्राप्त होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो विवरण है वह है आपका शासक का विवरण प्राप्त होता है। तो इसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है,
और इसमें भी जो है सशस्त्र महिला अंगरक्षकों के बारे में बताया गया है कि जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके चारों तरफ सशस्त्र महिला अंगरक्षक जो है वह हमेशा विद्यमान रहती थी। ठीक, इसके बाद इसने पाटलिपुत्रा का बहुत सुंदर विवरण दिया है। ठीक है, पाटलिपुत्रा के बारे में कुछ अतिशयोक्ति भी बताई है, लेकिन उसका विवरण बहुत अच्छा दिया हुआ है और मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, खास करके बीपीएससी में मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभार हो सकता है हिस्ट्री ऑप्शनल में भी क्वेश्चन पूछ दे कि किस प्रकार से आपका इंडिका में मेगास्थनीज ने वर्णन किया है पाटलिपुत्रा का। ठीक है, तो यह एकदम ध्यान से देखिएगा। पाटलिपुत्रा को इसने जो है पहली ब्रोथा कहा है। यह तो आपका पीटी में भी पूछा जाता है कि पाटलिपुत्रा को इसने जो है पहली ब्रोथा कहा है। इसके अलावा उसने कहा है कि पहली ब्रोथा जो था वह सोन तथा गंगा के संगम पर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, इसके अलावा उसने कहा है कि यहाँ यह जो था 80 स्टेडिया लंबा यानी कि 16 किलोमीटर लंबा तथा 15 स्टेडिया यानी कि 3 किलोमीटर चौड़ा था। ठीक है, यह चारों ओर से ऊंचे दीवारों से घिरा हुआ था और 185 मीटर चौड़ी एवं 30 हाथ की गहरी खाई थी इसके चारों तरफ। ठीक है, और 64 तोरण द्वार थे इसमें और 570 बुर्ज थे। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने पाटलिपुत्रा का विवरण दिया है और यह भी कहा है कि भव्यता एवं शानो शौकत के मामले में यह जो है सूसा तथा एक बतना के राजमहलों से भी बेहतर है। सूसा और एक बतना जो है यूनान में कुछ महल वगैरह हुआ करता था, तो उसने कहा कि इसके जैसा महल जो है, जैसा आपका पाटलिपुत्रा का राजप्रसाद है, राजभवन है, उससे अच्छा भवन जो है वो कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने पाटलिपुत्रा का विवरण दिया है। इसके अलावा नगर प्रशासन का भी विवरण दिया है, जिसमें पाटलिपुत्रा के नगर प्रशासन के बारे में इसने कहा है कि नगर प्रशासन जो है वह 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता था। और ये सारी समितियों के बारे में जब हम लोग प्रशासनिक भाग पढ़ेंगे मौर्य काल का, उस समय विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा सैन्य प्रशासन का भी इसने वर्णन किया है और इसमें भी इसने कहा है कि 6 सदस्य मतलब 30 सदस्य थे इसमें, वैसी 6 समितियों के द्वारा जो है यह चलाया जाता था सैन्य प्रशासन, और इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। 6 समितियों के द्वारा और जिसमें 30 सदस्य हुआ करते थे टोटल। आगे देख लेते हैं राजस्व प्रशासन के बारे में। तो इसने बताया है कि राजा जो है वह भू राजस्व का 1/4 भाग लेता था, जबकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि चाणक्य ने बताया है कि 1/6 भाग लेना चाहिए। यह आपका अर्थशास्त्र में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? हम लोग चाणक्य को ज़्यादा सही मानते हैं। इसने जो है ना इंडिका में कुछ ज़्यादा आपका अतिशयोक्ति पूर्ण विवरण दिया है या फिर भ्रामक विवरण भी दिया है, क्योंकि यह जो है अच्छी तरह से समझ नहीं पाया था कुछ चीज़ों को। भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो सैन्य व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसके बारे में ढंग से नहीं समझ पाने के कारण इसने जो है कुछ भ्रामक विवरण भी दिए हैं। वैसे भी इसका जो इंडिका है वो मतलब मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, इससे चुरा करके बहुत सारे लेखकों ने लिखा है। तो हम लोग इंडिका पर ज़्यादा भरोसा नहीं करके और चाणक्य पर ही यहाँ पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसने उत्तरा पथ का वर्णन किया है। कहा है कि एक सड़क थी जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, जो कि सिंध से लेकर सोनारगांव बंगाल तक को जोड़ती थी। सोनारगांव के बंगाल को सिंध से जोड़ने वाली एक सड़क चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था, और उसी को जो है मध्यकाल में, यह इंडिका में नहीं लिखा गया है लेकिन ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि वही जो सड़क थी उसको शेर शाह सूरी ने मध्यकाल में पक्का करवाया था। ठीक है, और उसी को बाद में जो है आपका ब्रिटिश कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड, उन्होंने 1836 से 42 ईस्वी के बीच में और ज़्यादा अच्छी तरीके से बनवाया और उसी का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड रखा था, जीटी रोड। ठीक है, तो जीटी रोड को तो आप लोग जानते ही होंगे, तो यही वो सड़क है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इसने सोने की खान का वर्णन किया है और कहा है कि कश्मीर के दर्दिस्तान में सबसे प्रसिद्ध सोने की खान हुआ करती थी, और वहाँ पर जो है उसने कुछ चींटियों का वर्णन किया है। चींटी, एंट्स, चींटियों का वर्णन किया है जो कि सोने के खान के अंदर जा करके और वहां से बुरादे के रूप में सोना बाहर लेकर आते थे। ठीक है, तो इस प्रकार का वर्णन इसने किया है। अब ये अतिशयोक्ति है या क्या है ये भगवान जाने, लेकिन इसने ऐसा लिखा है, ये याद रखिएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज की इंडिका में क्या क्या वर्णन दिया गया है वो बताइए, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, आगे भी मैं बता रहा हूँ कि इसने क्या क्या भ्रामक विवरण दिए हैं, तो वो भी आप मेंस में यदि पूछा जाता है तो क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो मेगास्थनीज ने क्या क्या भ्रामक विवरण दिया है यह भी देख लेते हैं। तो इसने जो है 7 जातियों का वर्णन किया है। इसने बताया है कि भारत में उस समय 7 जातियां हुआ करती थी, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सूत्र काल से यानी कि वैदिक काल से लेकर के और अब तक मतलब कि हमेशा जो है भारत में कितनी जातियां हुआ करती थी, 4 ही जातियां हुआ करती थी। यह हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, तो यह इसका भ्रामक विवरण माना जा सकता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इसने जो है दास प्रथा न होने का विवरण दिया है। इसने कहा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि आपका अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बताया है 9 प्रकार के दासों का विवरण दिया है, जो कि हम लोग पीछे देखे भी हैं। और आपका त्रिपिटक जो है बौद्ध ग्रंथ में 3 पीटक हैं, त्रिपिटक जिनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो त्रिपिटक में भी जो है 3 प्रकार के दासों का विवरण दिया गया है। ठीक है, तो यह भी इसका भ्रामक विवरण माना जाएगा कि इसने दास प्रथा न होने का वर्णन किया है। इसके बाद जो है इसने अकाल न पड़ने का विवरण दिया है, जबकि अन्य ग्रंथ या फिर अन्य स्रोतों से जो है हम लोगों को पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी अकाल पड़ा था, और अशोक के काल में आपका 2 अभिलेख है, जो कि आपका पहला है सोहगौरा जो कि आपका गोरखपुर के निकट है उसमें, तथा एक स्थान है महास्थान पश्चिम बंगाल, और जो आपका सोहगौरा जो कि आपका गोरखपुर के निकट है। इन दोनों अभिलेखों में यह पता चलता है कि राजा ने अकाल के समय अपनी जो जनता है उसमें अनाज का वितरण किया था, ऐसा वर्णन उसमें दिया गया है। तो यह भी जो है अतिशयोक्तिपूर्ण बातें हैं, भ्रामक बात है आपका अकाल न पड़ने का वर्णन। आगे देख लेते हैं, लेखन कला के अभाव का वर्णन इसने किया है। इसने कहा है कि भारत में लोगों को लेखन कला का अभाव था लोगों में, लेकिन हम लोग जानते हैं कि मेगास्थनीज के आने से पहले ही बौद्ध साहित्यों की रचना हो चुकी थी, आपके सूत्र साहित्यों की रचना हो चुकी थी, वेदों की रचना हो चुकी थी। तो ये भी भ्रामक विवरण है, इसका कहना गलत है कि भैया लेखन कला का विकास नहीं हुआ था भारत में। ठीक है, तो यह भी इसका भ्रामक विवरण है। ठीक, अब कुछ और ग्रंथों या फिर पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं, जो कि मौर्य काल के इतिहास के वर्णन में सहायक हैं। ठीक, तो 9वीं सदी का आपका मुद्रा राक्षस नामक नाटक है, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, जो कि 9वीं सदी में लिखी गई थी। तो इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको कुछ इतिहासकार शूद्र बताते हैं, वृषल शब्द का अर्थ शूद्र बताते हैं। तो कुछ जो है इसको हीन जाति से इसकी तुलना करते हैं, कहते हैं कि यह जो है सामाजिक हीनता का द्योतक है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का इसमें वर्णन दिया गया है मुद्रा राक्षस यानी कि विशाख दत्त में। ठीक है, और इसमें जो है किस प्रकार से चाणक्य ने चालें चली थी धननंद को पराजित करवाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, तो यह जो है आपका इसमें मुद्रा राक्षस में वर्णन दिया गया है। इसके अलावा इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को धननंद का पुत्र बताया गया, तो यह तो सिरे से खारिज किया जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को इसने धननंद का पुत्र बता दिया। ठीक, आगे देख लेते हैं, इस पर जो है ढूंढीराज ने टीका लिखा है। मुद्रा राक्षस पर ढूंढीराज नामक लेखक ने टीका लिखा है। टीका लिखने का मतलब क्या होता है, टीका टिप्पणी समझ सकते हैं कि टीका लिखना का मतलब टिप्पणी करना, ठीक है, या फिर उसकी आलोचना करना, इस प्रकार से कह सकते हैं, क्रिटिसिज्म करना, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो उन्होंने टीका लिखा है ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर, और उन्होंने तो और एक कदम आगे बढ़ के चंद्रगुप्त मौर्य को धननंद का पौत्र यानी कि पोता बता दिया है। ठीक है, तो यह दोनों मेरे हिसाब से तो गलत है, अन्य ग्रंथ भी बताते हैं कि गलत है। आगे देख लेते हैं बौद्ध ग्रंथों के बारे में। तो बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार जो है कौटिल्य ने धननंद का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का शासक बना दिया था, और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह क्षत्रिय था। तो यह कहा गया है, इसमें चाणक्य के बारे में कहा गया है कि चाणक्य ने ही जो है वह धननंद का नाश किया था, लेकिन जो सच्चाई है वो तो यही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण करके उसको पराजित किया था। हाँ, उसका सहयोग जो है पूरी तरह से आपका कौटिल्य या फिर चाणक्य ने किया था। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। लेकिन बौद्ध ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वो याद रखिएगा, यह बातें लिखी हुई है महावंश में। इसके अलावा दिव्यावदान में लिखा हुआ है कि बिंदुसार तथा अशोक जो था वह क्षत्रिय वंश का था, और इसीलिए जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य को भी यहाँ पर क्षत्रिय कहा जा सकता है। ठीक, आगे देख लेते हैं जैन ग्रंथ के बारे में। तो जैन ग्रंथ जो है आपका परशिष्ट पर्वन, नाम है परशिष्ट पर्वन, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषकों का नाती बताया गया है। मतलब उसमें कहा गया है कि मयूर पोषक जो वर्ग था उसकी कन्या, मतलब मयूर पोषकों का जो सरदार था उसकी कन्या का पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और मयूर पोषक क्या होते थे? क्षत्रिय होते थे, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका क्षत्रिय होना सिद्ध हो जाता है, ऐसा परशिष्ट पर्वन में कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा जैन ग्रंथ आवश्यक सूत्र जिस पर टीका लिखा था हरिभद्र ने, उसमें भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जैन ग्रंथ के बारे में देखा। एक और बौद्ध ग्रंथ छूट गया है जिसका नाम है दीपवंश। ठीक है, तो दीपवंश में जो है अब दीपवंश नामक बौद्ध ग्रंथ में यह बताया गया है कि किस प्रकार से अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार में उसकी भूमिका के बारे में उसमें वर्णन किया गया है दीपवंश में। ठीक, आगे देख लेते हैं, 2 और बचे हुए हैं। बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी जो है वह क्षेमेंद्र की रचना है, याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। और इसमें जो है चंद्रगुप्त को नंद वंश का बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और है आपका कथा सरितसार नामक ग्रंथ है जो कि सोमदेव की रचना है, और इसमें भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों के बारे में देखा। और भी जब हम लोग मौर्य काल में आगे बढ़ेंगे, जब नगर प्रशासन पढ़ेंगे, सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे, धार्मिक स्थिति पढ़ेंगे, व्यापार वाणिज्य पढ़ेंगे, कला पढ़ेंगे, मौर्य कला के बारे में, सैन्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, तो उस समय जो भी ग्रंथ का विवरण आएगा उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल जो है यह याद रखिएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बस लास्ट में जाते जाते इतना कहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे हमारा वीडियो जो आने वाला है इसके बाद वो होगा पुरातात्विक स्रोत, यानी कि अशोक के अभिलेखों के बारे में मैं पूरी तरह से बताऊंगा और बहुत अच्छे से समझा दूंगा, याद करा दूंगा एक तरह से। ठीक है, तो उसको देखना न भूलें। और जो पीछे भी वीडियो दिए जा चुके हैं, अभी मगध साम्राज्य के उत्कर्ष तक, इससे पहले सारा वीडियो दिया जा चुका है, और वहाँ से मैं दावा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप वीडियोस देखिए और वो अध्याय का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी निकाल करके बना करके देखिए। आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा 80 to 90%, तो आप कॉमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि मैं सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, लेकिन अगर बन जाए तो भैया सब्सक्राइब करना तो बनता है क्योंकि मेहनत मैंने की है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।